सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे और स्वागत है आपका इनसाइट्स इनटू आईआईटी जैम विद टॉपर्स के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में, जहां पर आज हमारे साथ हैं अंजलि वाधवा, जिनकी आईआईटी जैम 2021 के बायोटेक में 497th रैंक है। तो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने लिए, जो एक्सपीरियंसेस उनके थे अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के टाइम पे, और कैसा उन्हें लगा अपने रिजल्ट को देखने के बाद। तो सारी चीजें वो अपनी प्रिपरेशन की हमारे साथ शेयर करेंगी। सो हेलो अंजलि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और कुछ और अपने बारे में आप बताना चाहें। I'm Anjali and I'm basically from Punjab. I've done my schooling from here itself and I'm done with my graduation from Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana. ओके, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर रिजल्ट। आप जरा अपने बारे में बताइए कि आपने जब आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो कहाँ से आपको ये चीज़ पता चली थी कि आईआईटी जैम का भी ऐसा कोई एग्जाम होता है जहाँ से आप आईआईटीज के थ्रू मास्टर्स कर सकते हैं? कहाँ से आपको ये पता चला और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की थी? Actually, my college teacher told me she used to teach us zoology. तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक ऐसे भी कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, लाइक अगर तुम नीट नहीं कर पाए तो इट्स ओके, मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट के लेके होता है कि उसे नीट करना ही करना है। तो उस टाइम पे नीट जब नहीं हो पाया था तो शी सेड कि अभी कोई होप खत्म नहीं हुई है, तो तुम इस साइड पे जा सकते हो, दिस इज अ गुड फील्ड, तुम रिसर्च में जा सकते हो, दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो उन्होंने मुझे बताया, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली मैं अपनी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर डन कर चुकी हूँ। तो फिर शी सेड कि अगर तुम्हें अच्छी जगह जाना है तो ड्रॉप कर लो और अपनी प्रिपरेशन करो। तो मैंने फिर लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मतलब आपका वो एक ईयर जो है वो पूरा गैप में रहा, उसमें आपने अपनी प्रिपरेशन यस। की, एंड उसी टाइम पे यस। लॉकडाउन भी हो गया तो आपको और ज़्यादा फिर टाइम मिल गया। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, आप तो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, यानी आपका बायो का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर आपका बायोटेक में जो है फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। तो मैं तो एक फिजिक्स का ही एजुकेटर हूँ, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हुई फिजिक्स को पढ़ने में, फिजिक्स समझने में और फिजिक्स को पूरा करने में एज ए बायो स्टूडेंट? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो पहले जब आप पढ़ाते थे उससे पहले कोई भी एजुकेटर नहीं था। मतलब जब मैंने अन हम्म। अकेडमी ज्वाइन किया तो मैं उन्हें ऑलमोस्ट हर रोज कंप्लेन डालती थी कि प्लीज कोई फिजिक्स का एजुकेटर दीजिए कोई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं नीट की प्रेपरेशन करी थी तो उस टाइम पे भी क्या था कि फिजिक्स मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, जिसकी वजह से मेरा दोनों अटेम्प्ट में जो है वो रह गया नीट। तो मुझे ये था कि नहीं, इस बार तो करना है क्योंकि ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है। इवन मैथ्स भी उतना नहीं है जितना फिजिक्स है। तो बट नहीं, उसके बाद जब यहाँ पे प्रेपरेशन स्टार्ट हुई, सब पीवाईक्यूज किए और सारा कुछ बिल्कुल दोबारा वैसे ही प्लस वन प्लस टू की बेसिक की, तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो गया जब प्रैक्टिस हम्म। करते रहे, आपसे क्वेरीज ली सब। हाँ, उस टाइम पे बायोटेक का कोई एजुकेटर था भी नहीं तो। कोई भी नहीं था तो उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम था, मतलब हम्म, अन अकेडमी को इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी उस टाइम पे। कि हाँ, उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया था इस बारे में, और मुझे याद है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था एक्चुअली एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली, तो तो आपने जो जो बोला था हमने उतना ही प्रिपेयर किया। लाइक यू सेड कि गो फॉर इलेक्ट्रोस्टैट और कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कर जाओ। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ भी नहीं छोड़ा, इवन मैंने कम से कम 4 बार वो रिवाइज कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैट जाने से पहले पहले। उसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस डाली थी, एंड थैंक यू सो एग्जैक्टली, मच, मैंने वो आपने सब वो देखी। सब देखे। एंड तो उसके अलावा आपकी जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, वहां से लेकर रिजल्ट आने तक का जो दिन था, कैसी आपकी पूरी जर्नी रही? क्या अप्स एंड डाउन्स रहे? क्या क्या आपने चीजें फेस की? वो सारा कुछ अगर आप थोड़ा सा सम अप कर सके तो प्लीज। लाइक जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी मैं इतना सीरियस नहीं थी अबाउट आईआईटी। मुझे ये था कि हाँ बस करना है, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और ये सब, तो मैंने स्टार्ट किया। बट लेटर ऑन जब मैं स्टार्ट करती गई, मैं सारी चीजें सीखती गई, तो मैं धीरे धीरे काफी सीरियस हो गई थी। बट एक टाइम पे क्या हुआ था कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था। लाइक हर एजुकेटर कहता था कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सिलेबस जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। तो उस टाइम पे क्या हो हम्म। गया था कि एक तो सिलेबस इतना सारा और ऊपर से टाइम इतना कम था, क्योंकि 5 to 6 आवर्स तो सारा अन अकेडमी पे ही चला जाता था। उसके बाद हम्म। सारी प्रिपरेशन करने का, सेल्फ स्टडी का काफी कम टाइम मिलता था। तो हाँ, हम्म। थोड़ा स्ट्रेस रहता था। बट हाँ, जब प्रैक्टिस करते गए और पता चलता गया, जब सारी चीजें रिवाइज रिकॉल होती गई, तो एट लास्ट
जो काफी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो लास्ट हम्म। तक आते आते हो गया था कि हाँ अब हो जाएगा, तब श्योरिटी हुई थी, लेकिन फाइनल आई थिंक जनवरी में आ गए। उससे पहले तो स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा था। ओके। तो जैसा आपने बोला कि 6 to 8 आवर्स आपके अनअकैडमी की क्लासेस हो जाती थी, उसके अलावा आपका सेल्फ स्टडी का टाइम था, तो कैसे मैनेज आप करते थे पूरे दिन का कि कब मैंने क्लासेस लेनी है, कब सेल्फ स्टडी, ये सारी चीजें? हाँ, वो ऐसा था कि लाइक अगर सुबह सुबह भी क्लास होती है तो अगर 1 घंटा क्लास है, उसके बाद मैं मोस्टली क्या करती थी, पहले तो मेरा क्या होता था कि मैं रात के टाइम पे मतलब अपनी क्लासेस सॉरी अपनी सेल्फ स्टडी किया करती थी। हम्म। बट बाद में क्या होने लगा कि अनअकैडमी में मोस्टली सभी एजुकेटर्स ने जो है रात का टाइम ही मतलब क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो हम्म। फिर मैंने इतना किया कि मैं सुबह सुबह उठती थी अर्ली मॉर्निंग, और मैं तब अपनी सारी सेल्फ स्टडी कर लेती थी, जितना भी प्रीवियस डे पे कराया जाता था वो सारा हम्म। रिवाइज करती थी, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सुबह के टाइम कर लेती थी अराउंड 2 और 3 आवर्स तक, ओके। क्योंकि मतलब इससे आप ज्यादा मिल ही नहीं पाता था। मॉर्निंग बर्ड है, मतलब आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले। ओ, बनना पड़ा था, अदरवाइज मैं हाँ रात को हाँ। पढ़ती थी बट फिर वो क्लासेस की वजह से सुबह करना पड़ा। ओके ओके। तो इसके अलावा, अब जैसे कि अनअकैडमी की तरफ से तो है नहीं, तो अनअकैडमी के अलावा आपके कौन कौन से और ऐसे रिसोर्सेज थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिन्होंने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प की थी? एज सच इसके अलावा कोई नहीं था, बिकॉज एक तो लॉकडाउन था। मैंने हम्म। पहले एक्चुअली ये सोचा हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मतलब हम्म। इजीली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं किसी को देख नहीं सकती, मतलब राइट। मुझे कोई देख नहीं सकता, तो मैं उससे डाउट्स पूछने में काफी ज्यादा हेजिटेट करती हूँ। तो मुझे हम्म। ये था कि मुझे ऑफलाइन क्लासेस में जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक ऐसा था कि ले ही नहीं पाई। मैंने पहले कुछ टाइम की सब्सक्रिप्शन ली, उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद मैं अपना ऑफलाइन ही करूंगी, बट हो ही हम्म। नहीं पाया। तो फिर सब कुछ अनअकैडमी से ही किया, आप सब एजुकेटर से किया, और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था, और बस कुछ एक ओके। बुक्स थी स्टैंडर्ड जो एजुकेटर्स ने सजेस्ट की थी, बस वो ही पढ़ी, और हम्म। अनअकैडमी से बस। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोनों तरह से लॉकडाउन लग गया। हाँ। जी। तो आपने शुरू कब की थी प्रिपरेशन, जो एक्चुअल आपका प्रॉपर टाइम था, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, कब आपने शुरू की थी प्रिपरेशन, और कब करनी चाहिए अगर कोई मैंने एस्पिरेंट है, उसको क्या लगता है आपको? करनी तो चाहिए उसको, अराउंड सेकेंड ईयर से भी पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम्म। मैं तो बहुत लेट थी। मुझे तो पता ही चला, मैं फाइनल ईयर में थी, एंड हम्म। अराउंड नवंबर में मुझे पता चला, जब जाम के फॉर्म्स निकल के बंद भी हो चुके थे। तब तो तो मुझे नवंबर में थ्री टू पता फोर चला। मंथ्स बचे होंगे। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने ओके। तब ये सोचा था कि मैं कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी, बट वो ये हम्म। कि मुझे ना राइट गाइडेंस मिल रही थी, ना कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स भी आने वाले थे, और ये भी था कि अब फाइनल ईयर है तो इसमें भी कुछ सही करना है। फिर मैंने वहां पे उसे छोड़ दिया, और आफ्टर फेब्रवरी और मार्च मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, बट प्रॉपरली फोकस होके मैंने प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट किया। तो आपका जब लास्ट सेम था उस टाइम भी आपने जैम का एग्जाम दिया था, या वो स्किप करके सीधा ये अटेम्प्ट दिया? क्योंकि मुझे पता ही नवंबर में पता चला था, तो फिर तब तक तो फॉर्म्स भी बंद हो चुके थे। ओके ओके। तो आपका, जब भी आपने प्रिपरेशन की, मोस्टली आपका टाइम जो है पढ़ाई में जा रहा था, क्योंकि एकेडमिक क्लासेस और रिवीजन, उसके अलावा क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, आपको बायो करना होता बहुत। है, केमिस्ट्री करना होता है, फिजिक्स, मैथ्स। जब मुझे पढ़ाने के लिए बोला था, मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि फिजिक्स जो है वो 10+2 पढ़ाना होता है, और 10+2 पढ़ना होता है, मुझे लगा आसान है, बायोटेक से करना चाहिए, बायोटेक आसान है, बढ़िया। पर जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ फिजिक्स 10+2 नहीं है, इसमें बायोलॉजी है, इसमें केमिस्ट्री है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल, फिर मैथ्स है, फिजिक्स है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा जो है टफ है। सो एज ए स्टूडेंट, आप जब इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, तो कैसे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके मैनेज हुए? क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, आपने सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़े, या डेली आप थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट का पढ़ लेते? कैसे आपने मैनेज किया इनको? वेल सर, मैंने तो क्या किया था कि ये सारा कुछ मैंने जैसे हुआ था कि लाइक जैसे जैसे एजुकेटर्स अपनी क्लासेस रखते थे, हम्म। मैंने वैसे वैसे ही अपना टाइम टेबल बना लिया था। लाइक अगर सुबह के टाइम पे केमिस्ट्री होती है तो पहले केमिस्ट्री करती थी, फिर जैसे फिजिक्स की क्लास होती थी फिर फिजिक्स करती थी, बट ऐसा नहीं होता था कि एक ही दिन में मैं चारों सब्जेक्ट करूँ। मेरा ऐसा हम्म। रहता था कि मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स के बारे में करूँ। लाइक अगर मैंने फिजिक्स करनी है तो उस दिन मैं मैथ्स नहीं करूंगी, केमिस्ट्री और ओके। बायो में हर रोज प्रैक्टिस करती थी।
लेकिन मैथ्स और फिजिक्स को मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि एक तो वो 10+2 लेवल पे था, उनका सिलेबस जो था वो थोड़ा सा मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। बट हाँ, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे क्या करती थी, बट क्लासेस में चारों सब्जेक्ट्स की हर रोज लगाती थी। तो ऐसे ही था, सब कुछ ऐसे ही चलता था मेरा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा स्किप करती थी डे पर डे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मतलब मैं बहुत वीक हूँ मैथ्स और फिजिक्स में। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं एक ही दिन में दोनों चीजें करूंगी तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लोड बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो इतने सारे टाइम में आपको जो है लेजर टाइम भी चाहिए होता है, बीच में कभी फ्री टाइम चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है, तो कैसे आप अपने रिफ्रेशमेंट किस तरह से करते थे? कोई मतलब एक्टिविटी लाइक स्पेसिफिक? मेरे को डांस करने का बहुत शौक है। तो मैं क्या करती थी कि जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी स्टडीज से, तो मैं अपना रूम लॉक करके ओके। म्यूजिक को फुल साउंड पे करके बस डांस ही करती थी थोड़ी देर अपने आप ही। कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं। लाइक हम्म। लोग बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ हाँ भी नहीं, हाँ। सिर्फ डांस करती थी और अपने आप को अच्छा फील करती थी। भाई दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ नहीं, अपने आप को जिससे खुशी मिले बस वही करो। एग्जैक्टली। और थोड़ा बहुत कभी कभी पेरेंट्स से बात कर लेती थी, मतलब एक्सेप्ट स्टडी और चीजों हम्म। के बारे में, लाइक अबाउट लाइफ और उनके साथ कैसा सब कुछ होता है। तो उनसे भी काफी चीजें सीखने को मिलती थी कि नहीं, हम्म। अगर तुम्हें डेडिकेटेड रहना है, हार्ड वर्क करना है, तो कैसे। हाँ, जो आज का टाइम है जहाँ पर मोस्टली लोग अकेले रहते हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स के साथ, एग्जैक्टली, फैमिली के क्योंकि साथ, फ्रेंड्स के साथ। मतलब उनसे सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। जितना हम नहीं हम्म। जानते, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ वो सब, कि लॉकडाउन में तो मैंने ये सब बताया ना, मैं मोस्टली। बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो हाँ। मैंने राइट। तो फ्रेंड्स छोड़ ही दिए थे टाइम पे कि लाइक नहीं। और सोशल मीडिया वगैरह से कितना आप दूर थे? बहुत कम, बहुत ही ज्यादा। मतलब सिर्फ व्हाट्सएप, वो भी सिर्फ क्लासेस के लिए यूज करना जरूरी था। उसके हम्म। अलावा सब कुछ कुछ भी नहीं यूज किया है, सब छोड़ दिया था। ओके, तो अगर मैं बात करूं अंजलि के एक दिन की, जो कि एक कॉलेज जाने का दिन था और एक जो प्रिपरेशन का दिन था, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब जब आप कॉलेज जा रहे थे, अ, प्रिपरेशन नहीं चल रही थी जैम की, एक वो दिन, और एक जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो फुल फ्लेज आईआईटी जैम की, सिर्फ क्या फर्क है दोनों में? जब मैं कॉलेज आती थी तो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कॉलेज के पूरे 3 इयर्स में कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ मस्ती हम्म। की है। कुछ भी नहीं पता था। लाइक मुझे ये भी नहीं पता होता था कि स्टडी को कितने आवर्स देने हैं, कितना पढ़ना है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, कुछ भी नहीं। हम्म। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अगर मैं आज अपने आप को देखूं, तो अगर मैं एक भी दिन नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जो है ना ब्लैंक है मेरी लाइफ में, कि मतलब अब नहीं होता है ऐसे। लेकिन पहले ऐसा हम्म। था। कॉलेज लाइफ में मैं हमेशा मस्त होके घूमती रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। क्लासेस भी बहुत कम अटेंड की मैंने। हाँ, बट फिर उसके बाद जब आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, तो हम्म। काफी चीजें चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं था, अब इतना पेशेंस हो गया है कि मतलब अब आराम से कर सकती हूँ जो चीजें मुझे करनी है। हम्म। बहुत तो सारी चीजें सीखी हैं इस जर्नी में। लाइक मतलब हम्म, मेरा ऑल्दो थोड़ा रैंक पीछे है, बट मुझे इतना है कि हाँ, अभी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैंने बहुत कुछ राइट। सीखा है इस सब चीज से। जो मेरे को नहीं आता था, वो सब कुछ सीखा। और जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रिपरेशन ही आपको बहुत कुछ ऐसा सिखा देती है। तो एग्जैक्टली, स्कूल में, बहुत कॉलेज सारा कुछ। में किस तरह के स्टूडेंट थे आप? एकदम टॉपर टाइप, या थोड़ा ये एवरेज तो टाइप जो वैसे ही, थोड़ा थोड़ा सब में हो जाता है? कॉलेज में नहीं, स्कूल में मैं टॉपर टाइप स्टूडेंट थी। तो बट कॉलेज में नहीं, कॉलेज में आके मैंने छोड़ दिया था ये सब कुछ। मतलब मेरा इंटरेस्ट ही हट गया था कॉलेज में आके, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे नीट करना है, बट मेरा नीट हम्म। क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से मैं काफी डिप्रेस्ड थी। तो फिर उसके बाद मैंने 2 इयर्स तक तो कॉलेज भी नहीं गई मैं। मतलब मैंने देखा ही नहीं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, क्योंकि कॉलेज होता क्या है। फाइनल ईयर में आके मैं गई, उस टाइम पे मैंने नीट बिल्कुल छोड़ दिया था। तब मैंने उसके हम्म। बाद स्टार्ट किया आईआईटी की प्रिपरेशन। तो मैंने वो 1 ईयर जो है सिर्फ कॉलेज गई मैं। और तभी मैं हम्म। टॉपर नहीं थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल जाना ही छोड़ दिया था। और वो इसलिए क्योंकि आपका नीट नहीं हुआ, तो हाँ, यहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं उसी चीज में ही रहती थी कि नहीं, मुझे एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है। बट अगर अब मैं बोलूँ तो एमबीबीएस से मतलब अलग भी बहुत अच्छी एक लाइफ है, राइट। जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, कहीं पर भी किसी भी फेज पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो आगे आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। अभी भी कोई अगर 10+2 लेवल का जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है,
तो कई बार ये होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या अगर मैं जैम की ही बात करूँ तो यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बट जैम के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया तो, राइट। तो इसके अलावा देखिए कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए कुछ अब अगर आप बोलना चाहें तो, उन्हें अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो, जिनका नहीं हो पाए मैं भी शायद उनमें से कोई एक हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूँ तो हम्म बायोटेक के लिए अराउंड 26 सीट्स हैं फॉर जनरल। तो हम्म उसमें तो टॉप 50 में से भी किसी किसी को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, बट इट्स हम्म ओके। क्योंकि अगर मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है तो आई थिंक सीखना बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आज एक एग्जाम नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आगे कोई भी नहीं होगा। तो जब भी अगर आप एक चीज को प्लान ए रखते हो तो उसके साथ साथ कोई प्लान बी और प्लान सी रेडी रखना चाहिए। मैंने अगर एग्जाम दिया तो उसके साथ साथ टीआईएफआर भी दिया, एंड आई एम हम्म। क्वालिफाइड फॉर दैट आल्सो। तो मेनी अब मैं उसके लिए आगे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट प्रिपेयर एज कर वेल। रही हूँ। थैंक यू। सो उसके लिए अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर मेरा प्लान ए नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेट इट बी। प्लान हम्म बी के लिए प्रिपेयर करो, बस डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एक एग्जाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, इट्स ओके। हम मिस्टेक्स करने के लिए ही बने हैं, तो एक से सीखेंगे। राइट। जो किया है मुझे भी पता है मेरा कहाँ लैग किया है, हर हम्म पर्सन को पता होता है, तो उस पे वर्क करो और डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। हम्म। और एक और चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर हम्म। बिलीव रखना चाहिए और अपने एजुकेटर्स एग्जैक्टली पे भी। एग्जैक्टली। हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, गलतियों की आपने बात की कि गलतियां करते हैं उससे सीखते हैं, पर साथ ही साथ आप दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप खुद वो गलती करें उसके बाद ही सीखें। आप पहले भी ये सीख सकते हैं कि किसी और ने अगर वो गलती किया तो मुझे भी वो नहीं करनी है। क्योंकि ये चीज आपने सुनी होगी कि एग्जैक्टली। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद से करें और सीखें। तो गलतियां होती है, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए, पर दूसरों की गलतियों से भी आप सीखिए। तो नीट में जब आपका नहीं हुआ था, तो नीट के बाद जब आपका 12th हुआ उसमें गैप लिया था, या उसमें सीधा आप ग्रेजुएशन में नहीं, आ गए थे? सीधा ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, देवर लाइक कि मतलब उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबको देखा था, बच्चे 2-2 साल का हम्म गैप लेते हैं, फिर इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते। हम्म तो दे सेड की बैकअप रखो, तुम्हें ड्रॉप नहीं करना है, तुम चाहे कॉलेज मत जाओ बट एटलीस्ट एडमिशन लो। तो मैंने बायोटेक right, में ऐसे ही मतलब बाय चांस ही एडमिशन ले लिया था। तो हम्म उससे मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, बट हम मुझे गैप लेने से बिल्कुल मना किया गया था। इस साल भी मैंने काफी ज्यादा जिद करके गैप लिया कि नहीं, 1 साल मुझे अब दो, क्योंकि मैं अब करके दिखाऊंगी। तो नीट में आपने ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग क्या किया था उस टाइम पर? ऑफलाइन भी ली थी, ऑनलाइन भी ली थी। ऑनलाइन ड्यूरिंग माय सेकेंड ईयर ली थी, और उससे पहले ऑफलाइन भी। तो जैसा कि आप एक गर्ल हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं? अगर मैं आपके नीट की प्रिपरेशन की बात करूं, या फिर उसके बाद आपने जो गैप लेने की बात की, एंड देन आप 2 साल फिर कॉलेज भी नहीं गए, फिर आपने बोला कि हम जैम की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप जैम बायोटेक की प्रिपरेशन करने लगे। तो ये जो सारी जर्नी है, इसमें आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स का या आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी सपोर्टिव। इतने हम्म सपोर्टिव हैं कि मतलब अब आज भी जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद भी उन उससे पहले भी उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो आएगा इट्स ओके, तेरी हम्म मेहनत है, तूने की है, हमें भी पता है, तुझे भी पता है, डजेंट हम्म मैटर, कुछ नहीं होता, जो होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई स्ट्रेस नहीं दिया कि करना है। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में आना ही मेरा खुद का चॉइस था। दे सेड हम्म कि जहाँ पे इंटरेस्ट है खुद जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। दे आर वेरी। तो इस रिजल्ट के बाद आगे कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोचा है, क्या करने का सोचा है आगे, अभी इसके बाद, जैम के बाद? अभी तो इसके बाद केएफआर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और हम्म उसके इंटरव्यू के लिए। एंड देन मैंने अभी इसके बाद जेएनयू सोचा है, बिकॉज जेएनयू का भी एक्सपोजर जो है आईआईटी के साथ ही बहुत अच्छा है। और अभी हम्म मैंने सुना है ऐसा, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट अभी एक आईआईटी के लिए मतलब एक चांस बचा है, क्योंकि जो जेएनयू का एग्जाम है उसके अंदर शायद आईआईटी रुड़की आ रहा है। तो आई हम्म। थिंक कि मैं उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर करूंगी। ओके। तो आपने 2 साल जैसा कि कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गए आप,
तो कॉलेज की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट मतलब मिस हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज की क्लासेस भी आपके जैम की प्रिपरेशन के साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है, या उन्हें आप स्किप करके सिर्फ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? उन्हें मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो हम्म। हम लोग का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसे हम कवर ना कर पाएँ ग्रेजुएशन में। तो हम्म। वो हो जाता है, बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी तरह बिल्कुल ही स्किप कर दो। लाइक मैं तो लास्ट 1 मंथ में जाती थी और सब कुछ कंप्लीट करके आ जाती थी। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि उनको स्किप करना है, क्योंकि समटाइम्स हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पढ़ सकते। मतलब पढ़ सकते हैं बट परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो कुछ हम्म। चीज़ें ऐसी रहती हैं, अगर मैं बायोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो एग्ज़ाम में आता है, बट हमने उसको प्रैक्टिकली कभी भी ऑब्ज़र्व नहीं किया होता। तो आई थिंक कि कॉलेज की क्लासेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, करनी चाहिए अटेंड, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सामने रह के भी समझ में आ जाती हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। तो हम्म। आई थिंक एग्ज़ाम के साथ-साथ वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, ये अभी अभी मेरे माइंड में आया कि जो आपकी जैम की प्रिपरेशन है, इससे अगर आपने कोई ऐसी चीज सीखी हो जो आप शेयर करना चाहें, कोई बड़ी चीज आप, अगर आपने एक चीज सीखी हो इस पूरी प्रिपरेशन से, तो अ आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक मेरे को एक चीज़ मेरे में बहुत बुरी लगती थी। मैं हम्म। अगर कोई भी चीज़, लाइक अगर मैंने एक एजुकेटर की क्लास भी नहीं अटेंड की है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। तो मैं सोचती थी कि चलो रिकॉर्डिंग तो है, बाद में कर लूँगी, बट वो बाद में मेरा कभी भी नहीं होता। ये चीज़ एग्जैक्टली। शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोच लिया कि नहीं, इस चीज़ को चेंज करना है। अगर हम्म। उसी टाइम करना है तो तभी करना है, क्योंकि बाद में नहीं होता है। तो वो एग्जैक्टली। चीज़ मैंने, मतलब मुझे काफ़ी परेशान करती थी, तो मैंने उसके हम्म। ऊपर वर्क किया एंड येस, वो मेरा काफ़ी चेंज हुआ। और दूसरा पेशेंस, मुझ में हम्म। बिल्कुल पेशेंस नहीं था पहले, लेकिन इसकी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारा पेशेंस मेरे अंदर आ गया है। इवन मैं अब अपने सिबलिंग्स को भी बोलती हूँ कि हैव पेशेंस, सब अच्छा होगा। पेशेंस रखो, अच्छा होगा। राइट। ये चीज भी मैं काफी बोलता हूँ कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में कोई भी आप काम कर रहे हैं, हर जगह आपको पेशेंस चाहिए। और जो आपने बोला पहले कि आज का काम आज ही खत्म करना है, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात होती है, टाल मटोल जो हम कर देते हैं कि आज नहीं यार, कल कर लेंगे, कल एग्ज़ैक्टली नहीं दैट परसों कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने इसी पे ही बहुत वर्क किया है। यस। वो जो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता है, वो एग्जैक्टली कभी नहीं आता है। तो और ये चीज ऑनलाइन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं होता कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपकी क्लास मिस होगी तो मिस होगी, बट जो आजकल चल रहा है ये मोस्टली ऑनलाइन का टाइम है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अभी क्लास के अलावा जो मेरा दूसरा काम है वो कर लेते हैं, इसकी तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग होना अपने आप में अच्छी चीज तो है ही, साथ में ये थोड़ा सा बुरा भी हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बच्चे एग्ज़ैक्टली मेरे साथ क्लास को शुरू-शुरू में छोड़ यही देते हैं। प्रॉब्लम। तो कैसे आपने इसको दूर किया, इस प्रॉब्लम को? अगर कोई व्यूअर है उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, काफी लोगों के साथ होते हैं, तो क्या आपने इसके लिए किया था, इसको दूर करने के लिए? लाइक मैंने पहले तो माइंडसेट बनाया। सबसे पहले तो हम्म। अपने माइंड को कंट्रोल किया कि नहीं, बाद में कुछ नहीं होता है, जब सोचा है तभी करना है। तो हम्म। मैं बस वही चीज़ में स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी। काफ़ी टाइम मेरे को प्रॉब्लम आई, लाइक 1-2 बार मैं फिर भी स्किप कर देती थी कि कोई बात नहीं। लाइक कभी मॉक टेस्ट होते थे, सुबह 9 बजे नहीं उठ पाई, या हम्म। समटाइम्स किसी प्रिपरेशन की वज़ह से लेट हो जाती थी, तो मैं सोचती थी बाद में दे दूँगी। तो हम्म। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम आते-आते तक भी 1-2 जो पेपर थे वो मुझसे रह गए, क्योंकि जो बाद में था वो बाद में ही हो गया। लेकिन राइट। जब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि नहीं, काफ़ी मतलब मुझे प्रॉब्लमैटिक होने वाला है बाद में, तो हम्म। मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया। जिस टाइम पे बोलती थी कि हाँ, क्लास है, तो मैंने उसको लाइव अटेंड करना मैक्सिमम स्टार्ट किया। जितनी चीज़ है, मैंने रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड होना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर हम्म। 1 घंटा मैंने रिवीजन का टाइम लिया है, तो मैं रिवीजन ही करूँगी। तो मैंने कुछ एक टाइम टेबल बनाया, तो मैंने उस टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने की कोशिश की। तो धीरे-धीरे मैं उसके ऊपर मेरा वर्क हुआ एंड वो हो गया था उसके बाद। बट इसको करते-करते भी अराउंड मुझे 3 मंथ्स लग गए थे, क्योंकि एक आदत को छोड़ना भी बहुत राइट। मुश्किल राइट। होता है। और दूसरी आदत को अडॉप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि चेंजेस, एज ए ह्यूमन बीइंग हम चेंजेस को पसंद नहीं करते। तो जब चेंजेस लाने की बारी एग्ज़ैक्टली। होती है तो वो मुश्किल रहता है। आपने टाइम टेबल की बात की, तो कैसा टाइम टेबल आपका था कि आप एकदम फिक्स स्लॉट्स रखते थे हर एक काम के लिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम मुझे करना है, या उसके अलावा आप अपने लिए टास्क सेट करके रखते कि इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं,
भले इसमें कितना टाइम लग जाए। एग्जैक्टली मैं क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मैं टास्क सेट करके रखती थी कि कुछ भी हो हम्म जाए, चाहे मुझे रात के 12 बजे, लेकिन हम्म अगर मुझे लाइक टीचर्स भी बोलते थे अपना टारगेट रखो, पर डे पर सब्जेक्ट 10 क्वेश्चंस करो। तो हम्म मेरा हर रोज का टारगेट होता था कि 10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, जैसे मर्जी हो, पर सब्जेक्ट 10 क्वेश्चंस करने हैं। वो धीरे धीरे हम्म अपने आप इंक्रीज होता गया, बट मैंने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किया। क्वेश्चन पे मैंने टास्क रखा, बट हाँ, अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन और क्लासेस की बात करूँ, तो मैं उसको मैक्सिमम जो टाइम स्लॉट्स टीचर्स देते थे अकॉर्डिंग टू कोर्सेज, मैं उससे हम्म। मैक्सिमम लाइव अटेंड करना ही मैंने स्टार्ट किया। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। ओके, और ये जो टास्क वाली बात है, इसमें मैंने एक और चीज पढ़ी हुई है या सुनी हुई है कि आप जो टास्क अपने लिए रखते हैं, जितना आपको लगता है कि हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बढ़ा के अपने टास्क रखने चाहिए। मतलब अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क रखने रखने चाहिए। और एग्जैक्टली। अगर आपके दिन भर में वो 80% भी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उसके बाद साइड होने की जरूरत नहीं कि मेरे टास्क हुए नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को कि यू डिड वेरी वेल। तो ऐसा कुछ है। और इसके अलावा टाइम टेबल, आपको क्या लगता है कि जो फिक्स्ड स्लॉट वाला टाइम टेबल है वो कितना हेल्पफुल रहता है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया। अराउंड मैं नवंबर तक भी बनाती रही हम्म और उसे बिगाड़ती रही, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। तो फिक्स टाइम स्लॉट से तो मतलब मेरे को डिप्रेशन ही आता था, मैंने इतने घंटे बोले थे, मैं उतने घंटे कर ही नहीं पाई। हम्म। लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, जिस टाइम पे तुम्हारा दिल है, तुम बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हो, उस टाइम पे सही। स्टडी करो। क्योंकि बिना डिप्रेशन के, बिना स्ट्रेस, अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ रहे हो, तो तुम उतना पढ़ लेते हो जितना तुम शायद स्ट्रेस के साथ 2 घंटे में पढ़ोगे। एग्जैक्टली, राइट राइट। तो मैंने फिक्स टाइम स्लॉट्स कभी नहीं बनाए, एक्सेप्ट क्लासेस। और इसमें तो वही जो आपने बोला, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है कि इतना मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई। राइट। एग्जैक्टली। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा अब ये है कि अगर मान लीजिए आपने आपके सामने कोई जैम एस्पिरेंट आता है नया, जो कि अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाला है, वो ये चाह रहा है कि मैं कल से मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दूंगा, तो आप उसे क्या अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहेंगी? कोई ऐसा मूल मंत्र जो आपने उसे देना चाहें, जो उसे हेल्प करे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? लाइक अगर पहले तो अगर किसी ने प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे हम्म पहले तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। उनके लिए हम्म एक करेज होना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो अगर ये चीज होगी, अपने ऊपर बिलीव होगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी एजुकेटर चूज कर रहे हो, बहुत वाइजली चूज करो। क्योंकि मुझे भी इस चीज में अराउंड 1 मंथ काफी प्रॉब्लम रही है कि मैं कभी इधर क्लास में घूमती थी, कभी उधर घूमती थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी समझ नहीं आता था। तो हम्म अपना एजुकेटर बहुत वाइजली चूज करो, उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि जो वो पढ़ा रहा है तुम्हें अच्छे से पढ़ाएगा, तुम्हारा प्रिपरेशन वो बूस्ट अप करेगा। हम्म और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस देखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अराउंड हर मंथ या हर वीक मैं बोलूंगी सिलेबस देखा करो, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं सिलेबस को हर टाइम देखती थी कि हाँ, इतना मेरा डन हो गया है, इतना मेरा अभी रहता है। तो हम्म जितना ज्यादा सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही, क्योंकि एग्जाम में ऐसा रहता है कि ये जस्ट टॉपिक का नेम लिखते हैं, ये नहीं पता है कितना पढ़ना राइट है, है। सिर्फ नाम दे देते हैं बस। तो उतने पे क्या था कि एजुकेटर्स को फॉलो करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, और हम्म बिलीव रखो कि वो होगा, तो वो डेफिनेटली होगा। और प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो। रिवाइज और रिकॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि सिलेबस तो सब कंप्लीट कर लेते हैं, बट रिवाइज हम्म और रिकॉलिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा मस्त रहती है। राइट, क्योंकि एग्जाम में आपको रिकॉल ही करना है। एग्जैक्ट। एग्जैक्टली, या। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर योर रिजल्ट, एंड काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला मुझे भी, और जो व्यूवर्स है हमारे उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड आगे अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ बोलना है तो। नो सब, बस सबको ऑल द बेस्ट, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर मूल मंत्र यही है अंजलि का, कि आप सेल्फ बिलीफ रखो, अपने अपना जो सिलेबस है उसे पकड़ के रखो और उसे देखते रहो, क्योंकि सिलेबस ही आपको रास्ता दिखाएगा कि क्या आपने पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अंजलि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स टू यू टू सर। यू आर मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक आप देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं।
दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, और उसके अलावा और भी कई सारे टॉपर्स इस चैनल पर आने वाले हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो आपको सभी के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।